आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का। जैसा कि आपने इससे पहले क्लास 10 का वीडियो आप लोग ने हिस्ट्री का देखा होगा, तो उसी एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आज से हम लोग का नया सेशन स्टार्ट हो रहा है क्लास 10 का। ठीक है, कोशिश करूंगा सारा वीडियो अपलोड करने का, और जहां तक टाइम मिले आप लोग हमें सपोर्ट करें, स्टडी डीने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे तरफ बढ़ाएं। ठीक है, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं बताइए, और कैसे हिस्ट्री को पढ़ा जाए भैया, कुछ ट्रिक बताइए। तो देखो, आज जो चैप्टर स्टार्ट होगा हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है, जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट मतलब क्या? रिवॉल्ट मतलब लड़ाई। रिवॉल्ट मतलब क्या? लड़ाई। ठीक है, लड़ाई क्या था, कैसे हुआ? ठीक है, तो लड़ाई क्या था, कैसे हुआ, इसको समझेंगे। तो आज जैसा कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, इस लड़ाई का नाम क्या है? रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 क्यों इतना खास क्यों है? तो आपको पता होगा कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन, इंग्लिश, जो इंग्लिश है, ब्रिटेन है, जो वो था, अंग्रेज था, वो क्या आया भारत में आके राज कर रहा था। कब तक? 200 साल तक राज किया। पर ऐसा क्या हुआ 1857 में कि अचानक पूरा इंडिया इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया और सब तरह से ब्रिटिश को भगाओ, ब्रिटिश को भगाओ, 1857 में स्टार्ट हो गया। और एक तरफ ब्रिटिश, एक तरफ ब्रिटेन। इस लड़ाई को बोलते हैं, नहीं नहीं, इतना बड़ा लड़ाई नहीं था ये तो सिर्फ एक आर्मी युद्ध था, सिपॉय म्यूटनी। व्हाट अदर नेम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 एग्जाम का क्वेश्चन है, दैट इज कॉल्ड सिपॉय म्यूटनी। ये एक सिपाही युद्ध था। और एक तरफ इंडिया से अगर हम पूछे तो इंडिया कहता है ये एक सिपाही युद्ध नहीं था, ये तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस था, ये हमारे आज़ादी का लड़ाई था, ये कोई सिपाही युद्ध थोड़ी था। तो ब्रिटेन एक तरफ अपना पल्लू झाड़ रहा है और इंडिया अपना बारे में बताना चाह रहा है, ये लड़ाई ऐसे हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें ये लड़ाई कैसे हुआ, क्यों ब्रिटेन के खिलाफ इंडिया इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। आप किसी से लड़ना पसंद करेंगे जब तक कोई आपको तंग ना करे। तो उसी तरीके से ब्रिटेन इतना तंग किया इंडिया को कि पूरा इंडिया लास्ट में एग्रेसिव होकर लड़ाई करना स्टार्ट हो गया। यहाँ तक कि ब्रिटेन खुद बोलता है ये बात कि इस लड़ाई में कोई लीडर नहीं था। अगर इस लड़ाई में कोई प्रॉपर लीडर होता ना, अब तुम बोलोगे था भैया, बहादुर अली जफर था, लास्ट मुगल एम्परर था बहादुर अली जफर। तो वो मुगल एम्परर लास्ट था, वो खत्म था, उसका कोई रोल ही नहीं था, वो तो पूरा बूढ़ा हो गया था, चाचा हो गया था, उसका क्या काम है, नाम का लीडर बन गया। तो ये एक लीडरलेस रिवॉल्ट हुआ। नहीं तो ब्रिटेन आज से 100 साल पहले ही यहाँ से भाग जाता। 1947 देश आज़ाद नहीं होता, 1857 में देश आज़ाद हो जाता। वो तो लोग का किस्मत अच्छा था कि उस समय कोई लीडर नहीं मिला, इन लोग सब अपने तरफ से अपना अपना एरिया के लिए लड़ाई कर रहा है। तो चलिए अब लोग चलते हैं फ्लैशबैक में कि लड़ाई में ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, जैसा कि हम लोग ने क्या देखा, अब हम लोग जाएंगे फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में क्या हुआ था, तो जैसे हम लोग फ्लैशबैक में गए, आपको क्या लग रहा है ब्लैक एंड व्हाइट होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग फ्लैशबैक में जाएंगे तो आपको पता चलेगा क्या, कि इंग्लैंड से एक कंपनी था, ईस्ट इंडियन कंपनी, जैसा कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। ये ईस्ट इंडियन कंपनी स्पाइसेस, मसाला का कारोबार करने इंडिया में आया था। कौन सा मसाला? क्या एमडीएच? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, स्पाइसेस का कारोबार करने आया था। हो सकता है कोई मसाला भी हो सकता है ना, एमडीएच ही जरूरी थोड़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से स्पाइसेस का कारोबार करने कहाँ से आया था? इंग्लैंड से। कौन कंपनी आया था? ईस्ट इंडियन कंपनी। क्राउन, जो वहाँ की क्राउन थी, जो क्वीन थी, वो ट्रेड मोनोपोली दे दी किसको? ईस्ट इंडियन कंपनी को, कि तुम जाओ जाके इंडिया में कारोबार करो। और ये लोग यहाँ कारोबार भी कर रहा था, किसका कारोबार कर रहा था? स्पाइसेस का, मसाला का। कौन मसाला का? एमडीएच का? नहीं, एमडीएच का नहीं, कोई और मसाला का भी कारोबार कर रहा होगा। तो अचानक ऐसा क्या हुआ, अचानक जो ब्रिटेन था, जो ईस्ट इंडियन कंपनी था, वो मसाला का कारोबार छोड़ के यहाँ पे पावर गेन करने लगा। देखा यहाँ तो बहुत दूर से बैठा हुआ है, कब्जा कर सकते हैं। और दो कॉन्सेप्ट लेके आया, हथियाना चाहा यहाँ के कॉलोनी को। एक को बोलते हैं इंपेरियलिज्म और दूसरे को बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। तो क्या है कॉलोनियलिज्म? कॉलोनी बनाना, इंडिया में आके कॉलोनी बना रहा है और यहाँ का पैसा ब्रिटेन में भेज रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहा है, यहाँ का पैसा हटा रहा है। इंपेरियलिज्म क्या? इंपेरियलिज्म क्या? एक ही कंट्री में एक राजा दूसरे राजा को हरा के उसको कब्जा कर ले। कॉलोनिज्म क्या है? कॉलोनी बना के यहाँ के पैसा अपने कंट्री में भेज दे।
ऐसा कौन कर रहा था? ऐसा कर रहा था ईस्ट इंडियन कंपनी। वो स्पाइसेस का कारोबार भूल चुका था। लिया एमडीएच, अब खत्म। एमडीएच नहीं करेंगे, 5-10 रुपया कौन कमाएगा? डायरेक्ट कॉलोनी लेंगे, डायरेक्ट इंपीरियलिज्म करेंगे। और धीरे धीरे इंडिया में नया नया पॉलिसी लाया। क्या लाया? पॉलिसी। जैसे एक पॉलिसी आप लोग को पता होगा जो सिलेबस में है, सब्सिडरी अलायंस। क्या है पॉलिसी? सब्सिडरी अलायंस। और ये पॉलिसी बहुत खतरनाक पॉलिसी है, सब्सिडरी अलायंस। क्या है ये पॉलिसी भैया बताइए तो? इस पॉलिसी से अवध और हैदराबाद को ब्रिटेन ने इनडायरेक्टली कैप्चर करने का कोशिश किया। कैसे? इस सब्सिडरी अलायंस के मुताबिक ये बोला गया, कोई राजा को ये बोला जाता था, कोई राजा का अगर टेरिटरी होता था, जगह होता था, तो राजा को ये बात बोला था कि आपका बहुत सारा दुश्मन है, हो सकता है कोई भी कभी भी आपको अटैक कर देगा, तो मेरे पास बहुत आर्मी है, मैं बचा लूंगा। सुनो ना एक मीम्स, मैं इसको बाद नहीं जाने दूंगा। उसी तरीका से ब्रिटेन क्या करता था, अपना आर्मी भेज देता था। किसको? उस राजा को। और उस राजा को क्या करना पड़ता था, बदले में उसको पैसा देना पड़ता था। किसका? आर्मी का। बड़ा अच्छा है, सारा हथियार मिल रहा है, हमको थोड़ा सा पैसा देना है, टैक्स देना है। किसको? ब्रिटेन को। ब्रिटेन क्या करेगा? लड़ाई में हेल्प करेगा मेरा। अगर पैसा ना दे तो, अगर पैसा अगर ना दिया तो थोड़ा सा अमाउंट में एरिया उस राजा का हम कब्जा कर लेंगे। तो इससे क्या हुआ? एनेक्सेशन करना स्टार्ट हुआ। ऐसा बहुत मतलब उस समय के था टेरिटरी जो इस लॉ को फॉलो किया, इस पॉलिसी को फॉलो किया। वो पैसा दे देते थे किसको? ब्रिटेन को। ब्रिटेन अपना आर्मी भेज देता था और उससे दुश्मन से लड़ाई में हेल्प होता था। पर जो पैसा ना दे उसका क्या? उसका हम कब्जा कर लेंगे, उसका कैप्चर कर लेंगे लैंड। अब ब्रिटेन ये पॉलिसी तो लाया, अब देख रहा है कि बहुत आदमी पैसा दे रहा है। अब यार आर्मी भी मेरा यूज कर ले रहा है, हमको पैसा भी दे रहा है, तो फायदा हुआ कहाँ? तो ब्रिटेन फिर दिमाग लगाया। कैसा दिमाग? अब एक और पॉलिसी लाया। किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है देखो, किंग को, राजा को टॉर्चर किया जा रहा है ना। तुम पैसा दो तो हम आर्मी देंगे, पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हारा जगह हथियार लेंगे। अब दूसरा पॉलिसी क्या है? सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस देख लिए। दूसरा पॉलिसी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या पॉलिसी है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। किसने दिया था पता है आपका? लॉर्ड डलहौसी। बहुत खतरनाक थे ये भी, लॉर्ड डलहौसी। इन्होंने भी दिमाग लगाना स्टार्ट किया, कैसे इंडिया से पैसा निकाला जाए, क्या किया जाए। सब्सिडी अलायंस तो नहीं चल पाया, सब पैसा दे दे रहा है, आर्मी यूज कर ले रहा है, हम तो फंस गए। एक दो कैप्चर हुआ, अवध को कैप्चर करने का कोशिश किया। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? ये तो सबसे खतरनाक था, जो और भी इंडियन भड़कना स्टार्ट हुआ। हम बताना चाह रहे हैं रिवॉल्ट क्यों हो रहा है, कॉन्सेप्ट तो समझो। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसने दिया? लॉर्ड डलहौसी ने दिया। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है क्या? ये पॉलिसी है क्या? एनेक्सेशन करना, हथियाना। इस पॉलिसी के मुताबिक ये कहना चाहता है, अगर किसी राजा का अपना बच्चा ना हुआ तो वो जो उसका क्या बोलते हैं सिंहासन जो है वो उसको नहीं मिलेगा, वो ब्रिटेन के पास चला जाएगा। या किसी राजा का बच्चा अभी छोटा है, 10 साल का है, तो उसको क्या राज करने देते? नहीं, वो चल जाएगा ब्रिटेन के हवाले। अब इंडिया वाला बड़ा परेशान, ये तो बदतमीजी चल रहा है। जैसे कि नाना साहब पेशवा बाजीराव के एडॉप्टेड सन थे, अपने सन नहीं थे, कानपुर से लड़ाई कर रहे थे। यही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण झांसी, झांसी की रानी, वो अपने बच्चे के लिए लड़ाई कर रहे थे, ब्रिटेन को हम नहीं देंगे जगह। सतारा, जयपुर, संबलपुर, ये सब ब्रिटेन क्या करना स्टार्ट किया? कैप्चर करना स्टार्ट किया। दो तरीका से टॉर्चर कर रहा है। एक तरफ सब्सिडी अलायंस, बेटा तुम हमको पैसा दो, पैसा नहीं दोगे हम तुम्हारा कैप्चर कर लेंगे। और दूसरा तरफ जो पैसा दे रहा है उसको बोला तुम्हारा बच्चा नहीं है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तुम दो अब हमको जगह दो। नाना साहब, कानपुर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था, एक तरफ सब्सिडी अलायंस और एक तरफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अलावा बात करें तो क्या बात करेंगे हम? इसके अलावा एक और टॉर्चर था, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जो इस लड़ाई के 1 साल पहले आया है। ये लड़ाई कब हुआ? 1857 में। इसके 1 साल बाद, कितने साल बाद? 1 साल बाद। और ये क्या है? जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। ये एक्ट के मुताबिक आर्मी को, ये एक्ट मिलिट्री के लिए था, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं उस समय मिलिट्री में ज्यादातर ब्रिटेन के मिलिट्री में इंडियन थे। और इंडियन का एक रूल था, एक कल्चर था कि कोई भी इंडियन ना समुंदर को लांग के ओवर सी क्रॉस करके फाइट करने नहीं जाता है, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अब ब्रिटेन यहाँ भी टॉर्चर करना स्टार्ट किया। देखो, एक तरफ किंग को टॉर्चर कर रहा है, अब दूसरी तरफ आर्मी को टॉर्चर कर रहा है। कैसे? उसको नहीं जाना समुद्र क्रॉस करके लड़ाई करना, जबरदस्ती तुम जाओ लड़ाई करो, अफगान वार में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। अब आर्मी को गुस्सा चढ़ा, ये तो पाप है, ये टैबू है, वो लोग क्रॉस नहीं कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट।
तो एक तरफ से मिलिट्री भी भड़क रहा है, और जब सबको ही भड़केगा तो लड़ाई होगा। हम भड़केंगे, आप भड़केंगे, जब सबको टॉर्चर करेंगे तो एक टॉर्चर के साथ एक बड़ा सा रिवॉल्ट स्टार्ट होगा। और इसके अलावा एक और सबसे खतरनाक क्वेश्चन, ये लड़ाई होने का इमीडिएट कॉज क्या है? अचानक ये लड़ाई इतना ज़्यादा कैसे फैला? वो तो हम समझ रहे हैं, राजा परेशान है सब्सिडी अलायंस से, राजा परेशान है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से, आर्मी परेशान है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट से। ये बात तो सब सही है, पर इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड इमीडिएट कॉज। क्या पॉइंट है? इमीडिएट कॉज। और इमीडिएट कॉज में क्या है? इनफील्ड राइफल, जैसा कि आपको दिख रहा होगा पीछे एक राइफल बनाया गया। आप मंगल पांडे का मूवी देखेंगे जिसको रोल किया था आमिर खान, जैसा कि आपको फोटो भी दिख रहा होगा। और इसके बाद एक र्यूमर फैलाया गया आर्मी में हिंदू मुस्लिम को अलग करने का तरीका। बोला गया कि इसका जो वेपन्स होता है ना, ग्रीस कार्ट्रिज जिसको बोलते हैं, जिसको मुंह से खोलना रहता है फिर गन के अंदर डालना रहता है, डाल के मसाला डाल के फिर उसके बाद गन चलता है। तो वो जो होता है ना ग्रीस कार्ट्रिज, जो कारतूस जिसको बोलते हैं, वो काऊ और पिग के फैट से बना था। अब काऊ हिंदू के लिए ये माना जाता है, पिग मुस्लिम के लिए माना जाता है। तो एक तरफ से और इमीडिएट कॉज होना स्टार्ट हुआ, इनफील्ड राइफल सबसे खतरनाक कारण स्टार्ट होना स्टार्ट हुआ। यार ये तो बदतमीजी चल रहा है, हम लोग का धर्म फिर खराब करने की कोशिश किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करने लगे इंडिया को। आए थे एमडीएच करने लगे क्या क्या, देखो मसाला का कारोबार करते करते इंडिया पे राज करना स्टार्ट किए। पर ब्रिटेन में जो क्वीन है उसको कुछ नहीं पता है अभी, थोड़ा बहुत पता है पर इतना हद तक नहीं पता है कि चल क्या रहा है। तो वो लास्ट में क्या करेगी उसको भी समझेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया इमीडिएट कॉज क्या था? इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल ग्रीस कार्ट्रिज काऊ और पिग का फैट के लेयर का बना हुआ एक ही था, जैसा कि आमिर खान आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में। इसके अलावा अगर बात करें तो क्या बात करेंगे? पहले सोल्जर कौन थे? मंगल पांडे। कहाँ? बंगाल के बैरकपुर में मंगल पांडे ने इनफील्ड राइफल न चलाने के विरोध में 2 इंग्लिश सोल्जर को मार दिया था। अब ब्रिटिश बड़ा ज़्यादा गुस्सा हुआ और 18 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। सारा आर्मी उठ चला, चलो अब तो हम करेंगे रिवॉल्ट, कि हमारे मेन सोल्जर को मंगल पांडे को मार दिया। और यहाँ से रिवॉल्ट बनना स्टार्ट हुआ। जो मिलेगा सबको काटते निकलेंगे, जो मिलेगा पूरा आर्मी एग्रेसिव, एक तरफ पूरा राजा गुस्सा में, एक तरफ किसान गुस्सा में, एक तरफ इकोनॉमिक ये हो रहा है। तो सब कोई जब भड़केगा तो बताएं, पहला लड़ाई तो इंडिया में हो गया। उस समय लीडर नहीं था, नहीं तो उसी समय ब्रिटेन को यहाँ से जाना पड़ता। यहाँ तक आप लोग को क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आया? बाकी सब अब हम लोग देखते हैं व्हाइट बोर्ड। चलिए अब हम लोग देखेंगे बोर्ड के ऊपर, जैसा कि आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ हम बता चुके थे। अब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अचानक ये जो लड़ाई हुआ, जो अचानक इंडिया में सब एग्रेसिव हुआ, ये एग्रेसिव होने का क्या कारण है? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम एक तरफ लिखाएं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट? देखो, मंगल पांडे। कौन? मंगल पांडे, जो आमिर खान का एग्जाम्पल लिया था, जिनका रोल किया था मंगल पांडे का। तो मंगल पांडे ने इनफील्ड राइफल, क्या इनफील्ड राइफल के विरोध में बैरकपुर में 2 इंडियन सोल्जर को मार देते, इंग्लिश सोल्जर को। इसीलिए 18 अप्रैल 1857, ठीक है, 18 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी दे दिया जाता है। और उससे पूरा आर्मी एकदम बौखला जाता है। अब तो हम करेंगे रिवोल्ट, देखते हैं किसमें है कितना दम। सारा आर्मी उठ के कहाँ चल गया? 10 मई मेरठ। एक क्वेश्चन आता है एक्चुअल में ये वॉर कब हुआ था? तो एक्चुअल में ये वॉर हुआ था 10 मई मेरठ। मेरठ कहाँ? यूपी में। वहां से इन लोग को कोई लीडर नहीं मिल रहा था, तो वहां से ये लोग उठ के गए दिल्ली। अभी बताते जा रहे, सुनते जाओ। दिल्ली, और दिल्ली में लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर सेकेंड, जो कि एक चचा हो गए थे, सो के बैठे हुए थे, जैसा फोटो हिस्ट्री में देख रहा होगा। उनका कोई काम नहीं था, झूठ मूठ का लीडर बना दिया गया था। अब तो बूढ़े हो गए, उनका क्या काम है? कोई मिल नहीं रहा तो आप ही बन जाइए। बहादुर शाह जफर बोल रहे थे हम नहीं बनेंगे, हम नहीं बनेंगे। ऐसे तो आर्मी वाला सब बोल रहा था नहीं आप बनिए, कोई है ही नहीं, किसको बनाए, आप बनिए, मुगल है। बाद में इनको पता है तुमको कहाँ रंगून भेज दिया गया था म्यांमार में।
उस समय के जो फर्स्ट वाइसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसराय मतलब सूबेदार। फेलियर क्यों हो गया? ये इतना खतरनाक लड़ाई जो कानपुर में अलग, झांसी में अलग, बिहार में अलग, सब जगह से पूरा जो एकदम इतना ज़्यादा एग्रेसिव था, फिर भी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल क्यों हो गया? क्योंकि इसमें ना कोई लीडर नहीं था। आप तो बोलेंगे बहादुर शाह तो थे, बहादुर शाह का नाम का थे, वो तो अब खत्म हो गए थे, एक्सपायर चचा थे। इनका क्या काम है? जब लीडरलेस रिवॉल्ट, कोई लीडर ही नहीं था। जैसे कि महात्मा गांधी आए बाद में लीडर बन के, जैसा कि आपको हिटलर, मुसोलिनी सब जानते हो, लीडर है ये सब, कोई था ही नहीं है ऐसा। नो डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं था, सब अपना कारण के लिए लड़ाई कर रहा था अंग्रेज से। रानी लक्ष्मीबाई का अपना कारण था, कुंवर सिंह का अपना कारण था, नाना साहब का अपना कारण था। उसके अलावा कॉजेस क्वेश्चन आता है एकदम हर साल, यहाँ से कॉजेस का क्वेश्चन आता है हर साल। आपको एक नोट्स मिलेगा, उस नोट्स को कर लीजिए, उसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़िए। 10 के बेसिस पे, 10 ईयर्स के बेसिस पे वो नोट्स। कॉजेस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का क्या कॉजेस है? तो एम फोर मिलिट्री कॉजेस आता है, ई फोर इकोनॉमिक कॉजेस आता है, पी फोर पॉलिटिकल कॉज आता है। हम अभी दिखाएंगे अच्छे से कैसे इसको याद किया जाए। इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट के साथ, मैप के साथ आपको बताएंगे कैसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ाई हुआ, बैरकपुर कहाँ गया, ये सब मैप में भी समझेंगे। इसके अलावा फेलियर क्यों हो गया? तो पता है फेलियर होने का कारण, लीडरलेस, कोई लीडर था ही नहीं। अरे भैया ऐसा लड़ाई जिसमें कोई है ही नहीं तो लड़ाई होगा कब तक? लड़ाई तो खत्म हो ही जाएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा साथ, अगर हम आपको बताना चाहें तो सदर्न रीजन, इंडिया के सदर्न रीजन, साउथ वाले एरिया से कोई ज्वाइन ही नहीं किया था इस लड़ाई को। इंडिया का लड़ाई नाम का था, कुछ धोखेबाज भी थे इस लड़ाई में। बताएंगे कौन, ग्वालियर के कौन धोखेबाज थे, ये भी क्वेश्चन आता है। जो ब्रिटिश के साथ लॉयल थे, किसके साथ लॉयल थे? ब्रिटिश के साथ। उसके अलावा क्या रिजल्ट, क्या कॉन्सिक्वेंस निकला, इस लड़ाई का रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। देख, ब्रीफ पॉइंट में तुम लोग को बताएं क्या क्या हुआ। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत कहाँ से करें हम लोग बताओ? तो कहानी की शुरुआत हम लोग करेंगे कॉजेस से। आखिर ये लड़ाई होने का क्या कारण था? आखिर ये लड़ाई होने का क्या कारण था? कैसे ये लड़ाई हुआ, क्या नहीं हुआ, उसको अब हम समझेंगे। फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कब ये स्टार्ट हुआ? 10 मई मेरठ में। अब क्या, चलिए देखते हैं हम लोग क्या कॉज था। व्हाट आर द कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1850, जो हर साल 10 में क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म और कंफर्म है, जो हम बोल रहे पढ़ो, क्योंकि इस बार जो हिस्ट्री में बताए हैं हम, सिर्फ वही आया है। इवन कितना स्टूडेंट का कमेंट आया है कि भैया आप जो भी कराएं वो सारा कुछ आया है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए सिर्फ स्टडी लिए। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का क्या कॉजेस था, क्रिस्टल क्लियर में समझाइए भैया। तो जब सब कोई परेशान होगा तभी तो रिवॉल्ट होगा। तो सब कोई में कौन परेशान हो रहा था इंडिया में? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फार्मर से, कहानी स्टार्ट करते हैं इसे। किसान, किसान को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा। किससे? ब्रिटिश से। अब तुम बोलोगे ब्रिटिश कैसे किसान को परेशान कर रहा था? बाय द हेल्प ऑफ टैक्स। टैक्स में कोई छूट नहीं देता था, धीरे धीरे टैक्स बढ़ाने लगा। और दूसरा कारण था कैश क्रॉप को बहुत ज़्यादा ग्रो करवाया गया। उस समय इंडिया में फूड क्रॉप, किसान अपने खाना खाने के लिए ज़्यादा उगाते थे, पर ब्रिटिश बोला अभी नहीं चलेगा, अब तुम कैश क्रॉप उगाओ, अब तुम कॉटन का ही करो, कल्टीवेशन करो। इंडिगो, याद होगा इंडिगो, जो उस समय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था, तो इंडिगो जो कलर बनाने में यूज होता है। इवन कॉटन को एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इतना ज़्यादा ब्रिटिश बढ़वाया कि पूछो मत। एक तरफ से किसान का एक्सप्लोइटेशन कर दिया, कमर ही तोड़ दी। तो किसान परेशान, यार ये तो अजीब इंसान है, छोड़ ही नहीं रहा, हम खाना खाएं मर जाएं, अब कॉटन उगाते रहें, इंडिगो करते रहें। अब फार्मर को टैक्स भी नहीं मिलता था, पैसा सही से मिल नहीं रहा था। सारा पैसा कौन ले ले रहा था? ड्रेन ऑफ वेल्थ कौन ले रहा था? ब्रिटिश। कहाँ भेज दे रहा था? अपने कॉलोनी में। इंडिया में रह के इंडिया का रॉ मटेरियल उठाता था कॉटन, कॉटन जाके वहाँ कपड़ा बनाता था, वही कपड़ा बना के वापस इंडिया में भेज देता था। यानी इंडिया का पैसा यहाँ से लेके चला गया और उल्टा यहीं से निकाल लिया। दैट इज कॉल्ड बुलियनिज्म। पढ़ेंगे इसको। तो एक तरफ से फार्मर एक कैटेगरी परेशान था। एक कैटेगरी परेशान होने से रिवॉल्ट नहीं होता है। आपके क्लास में एक स्टूडेंट परेशान है तो हर कोई लड़ने नहीं जाएगा। जब सब कोई परेशान होगा तो भयानक वाला लड़ाई होगा। समझ रहे हैं? दूसरा क्या है?
मिलिट्री कॉजेस, मिलिट्री कॉजेस या आर्मी कॉजेस बोले तो इसमें क्या होगा, याद करो, एक बता रहे थे जनरल, याद आ रहा है, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट। हर साल क्वेश्चन ये भी आता है एक्ट, मेरा हर एक वर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझो। मिलिट्री में एक एक्ट आया था, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, कब आया था, 1857, लड़ाई होने से एक साल पहले। और ये एक्ट ये कहता है कि कोई, माना जाता था उस समय कि कोई भी आर्मी, कोई भी इंडियन आर्मी समुंदर को क्रॉस करके ओवरसीज लड़ाई करने नहीं जा सकता, उसके लिए टैबू माना जाता है। क्या माना जाता है, टैबू, पाप है, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ब्रिटिश फिर से आना, जहां तहां लड़ाई कर रहा है, इंडियन आर्मी को बोल रहा है, सॉरी उस समय का इंडियन आर्मी ब्रिटिश आर्मी था, बोला जाओ तुम लड़ाई करो, जाओ समुद्र क्रॉस करके लड़ाई करो। जाना नहीं चाहता था, बहुत ब्राह्मण जाना नहीं चाहता था। तो जनरल इनलिस्टमेंट एक्ट कब आया था, 1857 में आया था। क्या था ये एक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, बताओ, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कोई भी आर्मी, कोई भी ब्रिटेन आर्मी, जो इसके ब्रिटेन आर्मी में तो इंडियन ही आर्मी था, वो ओवरसीज क्रॉस करके नहीं जा सकता, उसके लिए ये खतरनाक, उसके रिलीजियस के लिए ये फॉलो नहीं है। पर ब्रिटिश लगातार जानबूझ के करा, आर्मी भी गुस्सा, आर्मी देखो गुस्सा होगा आर्मी। एक और कारण था, पता होगा तुम लोग को, 4:1 के रेशियो में भर्ती कर रहा था। मतलब अगर चार इंडियन सोल्जर होगा तो एक ब्रिटेन सोल्जर होगा, तो ज्यादा काम कौन करेगा, इंडियन को करना पड़ेगा, तो ये भी एक कारण था। इसके अलावा बात करें तो पेंशन, जो पेंशन है वो ब्रिटेन सोल्जर को अच्छा मिलता था, तो इंडियन सोल्जर को कम मिलता था, यानी इंडियन सोल्जर को खटवाया भी बहुत जा रहा है, पैसा भी कम दे रहा है। इंडियन सोल्जर का भर्ती भी ज्यादा करता है, अब ब्रिटेन को कर नहीं रहा, खटवा रहा है सिर्फ इंडियन को। इसके अलावा समुद्र लांग के बोला जाओ लड़ाई करो, तो आर्मी तो परेशान होगा। इसके अलावा लेटर का भी पैसा लिया गया, जो डाक पोस्ट बोलते हैं, जो उस समय फ्री था, जैसे ब्रिटेन आया, मुगल मुगल के टाइम में वो फ्री था, और जैसे ब्रिटेन आया उस पर भी टैक्स लगा दिया, तो आर्मी तो परेशान। ये तो पागल है ब्रिटिश, इतना तो मुगल भी परेशान नहीं किया जितना ये लोग परेशान कर रहा है। किसान अलग परेशान, पता है, टैक्स नहीं दे रहा है, कैश क्रॉप उगवा रहा है, कॉटन करवा रहा है, इंडिगो करवा रहा है, तो खाए भी ना मर जाएंगे। आर्मी अलग परेशान, बोला समुद्र लांग के चलो, ओवरसीज करो, 1857 में, दैट इज कॉल्ड जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। इसके अलावा 4:1 का रेशियो, इसके अलावा लो पेंशन, इसके अलावा अनट्रीटेड, अनफेयर, किसके साथ, इंडियन सोल्जर के साथ। तो सेना तो बन रहा है कौन, ब्रिटेन, तो लड़ाई तो होना है। आर्मी एक तरफ से भड़क रहा है, देखते जाओ, एक तरफ से फार्मर भड़क रहा है, देखते जाओ, तीसरी तरफ कौन है, राजा। अब बोले राजा क्यों, राजा तो अच्छा था, ब्रिटेन गुलामी भी करता था, नहीं नहीं, थोड़ा सा गेम आया है यहाँ। किंग, किंग को कैसे परेशान किया ब्रिटेन, देखो, किंग को परेशान किया गया पॉलिसी ला के, क्या परेशान किया गया, पॉलिसी ला के, पॉलिसी से हथियाना चाहा। क्या दो पॉलिसी है पता ही होगा, बताए भी थे, एक का नाम क्या है, सब्सिडरी अलायंस, क्या नाम है, सब्सिडरी अलायंस, और दूसरा का क्या नाम है, डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स। सब्सिडरी अलायंस क्या है, तो भैया सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, मान लो एक राजा का ये एरिया दिख रहा है ना सबको, ये राजा का एरिया है, अब यहाँ पे है ब्रिटेन, यहाँ पे है राजा का एरिया, ठीक है। अब ब्रिटेन बोला कि भैया देखो तुम्हारे पास उतना अच्छा आर्मी नहीं है, उतना अच्छा सामान नहीं है, तो लाओ हम तुमको सोल्जर भेज रहे हैं, ठीक है, आर्मी भेज रहे हैं लड़ाई के लिए, बगल वाला कोई तुमको मार दे, अटैक कर दे, तुम्हारा कब्जा कर ले, इसलिए तुम हमसे हाथ मिला लो, इसके बदले कुछ सोल्जर को पैसा दे देना बस, यानी हम गुंडा भेज रहे हैं आपको लड़ाई करने के, बस उसको कुछ खर्चा पानी खिला दो, और नहीं खिला पाए खर्चा पानी तो हम आपका घर छीन लेंगे। तो उससे राजा अगर टैक्स नहीं दे पाया सोल्जर को, तो ब्रिटेन इस जगह को कैप्चर कर लेगा, थोड़ा सा अमाउंट, पूरा नहीं कैप्चर करेगा, थोड़ा सा जगह ले लेगा। तो ब्रिटेन कर क्या रहा है, सब्सिडरी अलायंस के थ्रू इंडिया का जगह को धीरे धीरे कैप्चर करना स्टार्ट कर रहा है। अवध, अवध को तो फ्री में कैप्चर कर लिया था, हैदराबाद, ये सबको सब्सिडरी अलायंस के थ्रू कैप्चर करना स्टार्ट। अवध के जो वाजिद अली शाह थे, वाजिद अली शाह को बोले तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, तुम छोड़ो, ये सब काम तुमसे नहीं होगा, तुम अपना जगह हमको दो, बाय द हेल्प ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो राजा भी परेशान, यार ये क्या चल रहा है, मेरा घर से हम ही को निकाला जा रहा है बिना कारण का, दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी अलायंस।
अब मान लो जो पैसा दे दे रहा है सोल्जर को, उसका क्या, उसको तो कैप्चर नहीं कर पा रहा। मान लो हम कोई गुंडा मंगवाए, ठीक है, लड़ाई करने के लिए, और हम वो गुंडा का खर्चा दे दिए, खाना पैसा दे दिए, तो मेरा घर नहीं लेगा फिर, और उसको तो घर ही चाहिए। तो नया दिमाग लगाया गया कि जो लोग पैसा दे दे रहा है उससे भी निकाल लेंगे, यानी जो नहीं दे रहा उससे भी ले ले रहे, तो जो पैसा देगा उससे भी निकालेंगे। दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। किसने दिया था? लॉर्ड डलहौसी। पता होगा आप लोग को ये बात, लॉर्ड डलहौसी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है कि अगर किसी राजा का अपना संतान नहीं है तो वो टेरिटरी उसका नहीं होगा। मतलब आपके घर में अपना बच्चा नहीं है तो आपका घर ब्रिटेन ले लेगा। फिर सब परेशान, यार घर मेरा है, हम अडॉप्टेड सन को दे देंगे, हम जो पाले हैं उसको उसको दे देंगे। विदाउट नेचुरल एयर सारा टेरिटरी किसको मिल जाएगा? ब्रिटेन को। तो यहाँ से झांसी वाला परेशान, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब परेशान। नाना साहब अपने पुत्र नहीं थे कानपुर के। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई परेशान, वो भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए लड़ रहा था। तो देखो, एक तरफ से राजा परेशान, राजा बड़ा पद में आता है, दूसरी तरफ से किसान परेशान, तीसरी तरफ से आर्मी परेशान। इंडिया में देखो हर कोई परेशान। अब एक और सबसे बड़ा बवंडर ला के रख दिया ब्रिटिश, क्या? इनफील्ड राइफल। एक ऐसा बंदूक बनाया गया जिसका जिसको जिसका जो क्या होता है उसको बोलते हैं ग्रीस कार्टिरेज। क्या बोलते हैं उसको? ग्रीस कार्टिरेज। जो किसका बना था? काउ प्लस, बोलो, पिग के फैट का बना था। मतलब कहना क्या चाह रहा है, कुछ बारूद होता है जिसको ग्रीस कार्टिरेज बोलते हैं, उसको मुंह से खोला जाता है। अगर आमिर खान का मंगल पांडे वाला देखिए मूवी, वहाँ है, उसको गन में डालिए, उसको जो खोलना होता है ना, तो अब लोग एक रिमर फैल गया। अब कोई भी मुस्लिम के लिए पिग खतरनाक है, हराम माना जाता है। अगर हिंदू के लिए काऊ खतरनाक है। डिवाइड एंड रूल का काम कर रहा है, राज करेंगे यार। और दिस इज कॉल्ड इमीडिएट कॉज इनफील्ड राइफल, जिसके विरोध में हम इनफील्ड राइफल नहीं यूज करेंगे। मंगल पांडे सबसे पहले खड़ा हो गया, जो इंग्लिश सोल्जर को मार दिए। पता होगा, अभी बताएं थे। तो ये सब कॉजेस का कारण था, जिसको बना के भी आप लोग लिख सकते हैं। मिलिट्री का अलग परेशानी था, किसान का अलग परेशानी था, किंग का अलग परेशानी था, सब्सिडी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इमीडिएट कॉज अलग कारण था, इनफील्ड राइफल। अब ब्रिटेन बोला ये सिपाही युद्ध है, वो तो अपना फायदा देखना चाहेगा। इंडियन बोला नहीं, ये एक नेशनल युद्ध है। वो तो अच्छा था, लीडर नहीं था, नहीं तो तुमको 100 साल पहले बता। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कैसे हुआ? ठीक है। तो अब इसके बाद क्या देखेंगे और कैसे कॉन्सेप्ट समझेंगे उसको एक बार